वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-12 इनकम टैक्सेस के टॉपिक से रिलेटेड ऑटम 2022 के अटेम्प्ट से ICAP का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है प्रिज्म लिमिटेड। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ प्रिज्म लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। फर्दर डिटेल जो हमारे पास है उसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि टैक्स रेट फॉर द ईयर 35% है और लास्ट ईयर का जो टैक्स रेट है वो 32% है। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो टिपिकल रिक्वायरमेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस में यही रिक्वायरमेंट होती है कि प्रिपेयर करें नोट ऑन टैक्सेशन for inclusion in PL financial statement for the year ended 31st December 2021 and a reconciliation to explain the relationship between the tax expense and accounting profit. कंप्यूट, इसके अलावा जो बी पार्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूट करें डेफर टैक्स एसेट लाइबिलिटी और एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस एज एट 31 दिसंबर 2021 एंड 2020। तो जब हमें रिकंसिलेशन बनानी होगी और नोट ऑन टैक्सेशन बनाना होगा तो उसके लिए हमें करंट टैक्स भी चाहिए होगा और डेफर टैक्स भी चाहिए होगा। पार्ट बी में जो डेफर टैक्स की रिक्वायरमेंट है उसका मतलब है कि हमें टेम्परेरी डिफरेंस के एंगल से ही डेफर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और हम डायरेक्ट कोई शॉर्टकट यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद रिकंसिलेशन बनाने से हमें इस बात का आइडिया होगा कि क्या हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो इस सोल्यूशन को बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आंसर का पार्ट ए डेवलप करेंगे जिसमें हमने नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। इसके अंदर हमें टैक्स एक्सपेंस को बेसिकली रिफ्लेक्ट करना होगा, जिसमें हम करंट टैक्स और डेफर टैक्स दोनों को रिफ्लेक्ट करेंगे। और करंट टैक्स क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली तो रिक्वायर नहीं किया गया, लेकिन इसकी हम एक वर्किंग बना लेंगे। और डेफर टैक्स तो हमें पार्ट बी में कैलकुलेट करना ही है, वहीं से हम डेफर टैक्स का एक्सपेंस या इनकम जो भी प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास करंट टैक्स एंड डेफर टैक्स की फिगर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि टैक्स नोट के साथ ही हमने टैक्स रिकंसिलेशन भी बनानी है। टैक्स रिकंसिलेशन जो बनेगी वो रिलेशनशिप उसमें हमने शो करना है टैक्स एक्सपेंस का और अकाउंटिंग प्रॉफिट का। इसके अंदर जिस चीज़ को हम बेसिकली रिकंसाइल कर रहे होंगे, हमारे पास पहला आइटम होगा टैक्स एट एप्लीकेबल रेट और फिर जो भी हमारे पास टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट होगा उसके साथ हम इसको रिकंसाइल कर रहे होंगे। तो बेसिक से हमने फॉर्मेट बना लिया, जस्ट ब्लैंक फॉर्मेट कि हमारा जो नोट बनना है और टैक्स रिकंसिलेशन बननी है वो क्या बननी है। दूसरा जो हमारा पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है, अब उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें हमने कंपुटेशन ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी और डेफर टैक्स एसेट जो भी बनेगा उसको कैलकुलेट करना है। इसमें हम टिपिकल जो फॉर्मेट बनाते हैं वो बना लेंगे, जिसमें हम ईयर मेंशन करेंगे, फिर रेफरेंस लिख देंगे जो कि वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन क्वेश्चन को समझने में आसानी रहती है। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स का रेट और फिर डेफर टैक्स एसेट या लाइबिलिटी। सिमिलर कैलकुलेशन हमें जैसे ही 2021 के लिए कर रहे हैं ऐसी ही कैलकुलेशन हमें 2020 के लिए भी करनी है। तो उसको थोड़ा सा नीचे जाके ईयर 2020 के लिए भी सेम कैलकुलेशन हम बना लेंगे। जैसे जैसे फिगर्स आती जाएंगी उनको हम अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। फिर हम चलते हैं वर्किंग वन जो हमें करंट टैक्स के लिए बनानी है, जो कि क्वेश्चन में एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसके बगैर ऑब्वियसली हमारा टैक्स का नोट कंप्लीट नहीं होगा। तो जब हम फॉर्मेट बना चुके हैं तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन के हर इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो क्वेश्चन की जो हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है
कि अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट वाज 105 मिलियन। और वंस अगेन हमने जहन में रखना है कि हमारा जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो करंट ईयर के लिए 35% है और लास्ट ईयर के लिए 32% था। तो उसकी रिकंसिलेशन के अंदर एंड में एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग वन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट पता है जो कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 1 में बताया हुआ है और ये डायरेक्ट गिवन है, तो एज इट इज़ इसको हम मेंशन कर लेते हैं 105। नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास है कि हमें इस चीज़ को रिकंसिलिएशन के अंदर भी मेंशन करना है, क्योंकि टैक्स एट एप्लीकेबल रेट जो होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एप्लीकेबल टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करके। तो 105 को ही 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36.75 की फिगर आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है कि ऑन 1 जुलाई 2020, जो कि अगर आप देखें तो लास्ट ईयर की बात हो रही है, करंट ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 को हो रहा है, तो लास्ट ईयर के मिड में PL एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर ₹50 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 20 और 21 को 55 और 65 मिलियन थी। यानी हमने पहले 15 का गेन और उसके बाद 10 का गेन रिकॉर्ड किया होगा। PL फॉलोज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर अकाउंटिंग पर्पज, तो फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से हमने यही गेन रिकॉर्ड किया होगा। अब टैक्स लॉ में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ये ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती। टैक्स लॉ डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। अब 10% पर एनम ऑन कॉस्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो तो 50 का जब हम 10% लेंगे तो 50 का 10% बन जाएगा 5। फर्दर फुल ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज, यानी लास्ट ईयर हालांकि मिड में परचेज किया था लेकिन फिर भी लास्ट ईयर के लिए भी हमें फुल ईयर की ही डेप्रिसिएशन अलाउ की गई होगी टैक्स में। अब इसके इम्पैक्ट करंट टैक्स पे क्या पड़ेंगे और डेफर्ड टैक्स पे क्या पड़ेंगे उनको हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। पहले हम करंट टैक्स की तरफ चलते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर गेन रिकॉर्ड किया होगा टैक्स वाले उसको नहीं मानते क्योंकि उनका तो फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है। तो यहां पर करंट ईयर में जो गेन रिकॉर्ड हुआ है वो 55 से 65 की वैल्यू है, तो 10 की अमाउंट टैक्स अथॉरिटीज इस गेन को नहीं मानती, तो ये इनकम में से लेस कर दिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि टैक्स अथॉरिटीज रादर हमें टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ कर रही होंगी इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर 10% के हिसाब से, और वो क्योंकि कॉस्ट पर है तो 50 पर ही 10% होगा, तो दैट वुड बी 5। तो करंट टैक्स पर ये इफेक्ट होगा। अब चलते हैं कि डेफर्ड टैक्स पर इफेक्ट क्या होगा। अब डेफर्ड टैक्स पर अगर हम इफेक्ट देखें तो पहले तो ईयर 2020 की बात करते हैं, यानी लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो हमने शो की होगी फेयर वैल्यू पे। लास्ट ईयर उसकी फेयर वैल्यू थी 55, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज के मुताबिक तो वो उन्होंने जो है उसको 55 पर शो नहीं किया होगा, रादर टैक्स अथॉरिटीज ने तो अलाउ किया होगा उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन को। तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो है उसकी 50 और 50 का 10% उन्होंने हमें डेप्रिसिएशन अलाउ की होगी, तो 50 माइनस 5 45 की अमाउंट बनेगी। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है 45 की। इससे टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा 10 का, और टैक्स रेट जो है वो लास्ट ईयर का 32% है। इस तरह हमारे पास जो, क्योंकि ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 3.2 की। अब सेम एसेट पर मजीद जो है वो 10% के हिसाब से अगले साल फिर डेप्रिसिएशन हमें अलाउ हुई होगी। तो 2021 तक 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन अलाउ हो चुकी है और अब टैक्स वालों की नज़र में इसकी वैल्यू 40 हो चुकी होगी। तो 2021 में जब हम लिखेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिंग अमाउंट अब जो है वो 65 मिलियन है और टैक्स बेस जो है वो 40 है, जिससे हमें टेम्परेरी डिफरेंस जो राइज हो रहा होगा वो 25 का हो रहा होगा। टैक्सेबल है क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है एसेट की। टैक्स रेट करंट ईयर में 35% है, जिससे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 8.75 की आ जाएगी। अब अगर आप नोटिस करें तो हमने करंट टैक्स के अंदर भी 15 का नेट इफेक्ट लिया है, और अगर हम डेफर्ड टैक्स में देखें तो पहले 10 का टेम्परेरी डिफरेंस था और अब 25 का टेम्परेरी डिफरेंस है, यानी टेम्परेरी डिफरेंसेस में भी 15 का ही फर्क आया।
तो इस आइटम को रिकंसिलेशन में कहीं पर भी लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021, ये करंट ईयर की सिचुएशन है, यानी इसका लास्ट ईयर के डेफर टैक्स से कोई लिंक नहीं बनेगा। PL purchased a license having indefinite life from a foreign company at a cost of 116 million. Upon payment, PL recorded foreign exchange gain of rupees 16 million. तो कॉस्ट 116 मिलियन थी और पेमेंट के टाइम पर 16 मिलियन का गेन रिकॉर्ड हुआ। अंडर टैक्स लॉज, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन पेमेंट आर एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हमने तो इसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया होगा 16 को, क्योंकि IAS 21 के मुताबिक जब भी कोई सेटलमेंट होती है किसी रिसीवेबल या पेएबल की, तो उसका जो भी गेन है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है, लॉस हो तो वो भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमने ये 16 मिलियन प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज इसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड नहीं करती, वो इसको एसेट की कॉस्ट में, अगर लॉस होगा तो ऐड करेंगी और गेन होगा तो लेस किया होगा। यानी टैक्स वालों की नज़र में हम जो एसेट है वो 116 का नहीं होगा, उनकी नज़र में ये 100 का होगा। While amortization is allowed at the rate of 10% per annum, तो टैक्स अथॉरिटीज अमोर्टाइजेशन अलाउ कर रही हैं, जबकि जब इसकी इंडेफिनेट लाइफ है तो अकाउंटिंग में तो हम इसकी कोई अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। एक तो ये कि हमारे हिसाब से कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है लेकिन टैक्स वाले अमोर्टाइजेशन अलाउ करेंगे। दूसरी बात यह कि हमने फॉरेन एक्सचेंज गेन को इनकम बनाया, जबकि टैक्स वाले उसे इनकम नहीं बना रहे, उसे एसेट की कॉस्ट में से लेस कर रहे हैं। तो पहले हम करंट टैक्स की तरफ चलते हैं और फॉरेन एक्सचेंज गेन मेंशन कर लेते हैं। अब इसे क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज इनकम नहीं मान रही, वो तो एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करेंगी, तो ये हमारी इनकम में से लेस कर दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि टैक्स अथॉरिटीज लाइसेंस के ऊपर टैक्स अमोर्टाइजेशन अलाउ कर रही हैं, और वो अलाउ कर रही हैं 10% के हिसाब से। अब 116 में से 16 का गेन जो है वो उन्होंने डिडक्ट कर दिया होगा, तो 100 का हो गया एसेट, और 10% के हिसाब से अमोर्टाइजेशन ले लेंगे, तो दैट वुड बी 10। तो टैक्स अथॉरिटीज जब हमें ये अमोर्टाइजेशन अलाउ करेंगी तो हमारी टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट आ गया जी हमारे करंट टैक्स में। अब चलते हैं हम डेफर टैक्स की तरफ। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे टोटल इम्पैक्ट जो है वो 26 का। तो अब डेफर टैक्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइसेंस। अब लाइसेंस हमारे हिसाब से 116 का है। रीजन ये है कि हमने तो 16 का गेन उसमें से लेस नहीं करना, प्लस हमने कोई अमोर्टाइजेशन भी चार्ज नहीं करनी, तो 116 की कॉस्ट है, 116 पे ही वो रिकॉर्डेड रहेगा। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से जो इसकी वैल्यू बनती है उसको कैलकुलेट करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है, पहले तो वो 116 में से 16 माइनस कर देंगे 100, और फिर 10 की 10 टैक्स अमोर्टाइजेशन भी अलाउ कर देंगे, तो उनके हिसाब से एसेट की वैल्यू 90 है। यहां से हमारा जो टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा वो 26 का होगा। इतना ही इंपैक्ट हमने करंट टैक्स के अंदर लिया था, इसलिए इसको भी रिकंसिलेशन के अंदर लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। 35% लेंगे, 9.10। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। PL commissioned a new plant, commission means इंस्टॉल किया, at a cost of rupees 210 million, which became operational on 1 जनवरी 2021, यानी करंट ईयर के स्टार्ट में वो ऑपरेशनल हो गया। PL is also obliged to incur decommissioning cost of rupees 40 million at the end of useful life of 8 years. एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 12% है, तो हमें वो प्रेजेंट वैल्यू लेकर फिर निकालना पड़ेगा। अंडर टैक्स लॉ जो डीकमिशनिंग कॉस्ट है वो अलाउएबल डिडक्शन है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो हम तो रिकॉर्ड, पेमेंट तो होगी 8 ईयर्स के बाद, हम उसको जो है वो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी टैक्स अथॉरिटीज की नजर में उसकी टैक्स बेस 0 होगी। वाइल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज अलाउड एट 10% पर एनम। अब यहाँ पर जो है दो एंगल हैं, हम उसकी डेप्रिसिएशन ओवर 8 ईयर्स चार्ज कर रहे होंगे, टैक्स अथॉरिटीज 10% के हिसाब से अलाउ कर रही हैं। फिर हम डीकमिशनिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं, टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो उसको नहीं अलाउ कर रही, तो वो तो उसको एक तो अलाउ नहीं करेंगी, नंबर 2 ये कि वो पेमेंट के टाइम पर अलाउ करेंगी, यानी
जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग है उसकी टैक्स बेस उनकी नज़र में ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर हमें कुछ इम्पैक्ट इसके जो है वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे अपनी कह लें कि करंट टैक्स के अंदर, और कुछ इम्पैक्ट फिर हमारे जो इनकॉर्पोरेट होंगे वो होंगे हमारे डेफर टैक्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम ये बात अंडरस्टैंड करें कि जो हमने कमीशन किया है वो 210 मिलियन पे किया है, यानी टैक्स अथॉरिटी की नज़र में इसकी वैल्यू 210 है, जबकि अकाउंटिंग के हिसाब से जो हमारी वैल्यू इसमें प्रोविजन की बनती है वो हमें पहले डेफर टैक्स की कैलकुलेशन में चलते हैं और वहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर हम कैलकुलेट करें कि 40 मिलियन को 12% के डिस्काउंट रेट के हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें और फिर एक साल गुजर चुका है तो एक साल बाद की वैल्यू लेंगे, यानी 12% फिर दोबारा ऐड कर देंगे। यहां पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हम बेसिकली ये भी कर सकते थे कि अगर यहां पर हम 8 ईयर्स के बजाय 7 ईयर्स का टाइम लेते तो डायरेक्ट हमारे पास इम्पैक्ट आ जाता कि वो 18.09 की फिगर आ जाती। तो हमने पहले क्या किया कि पहले ईयर के स्टार्ट की फिगर निकाली, फिर 12% इंटरेस्ट ऐड करके ईयर एंड की फिगर हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। तो ये ईयर के स्टार्ट की फिगर 16.15 है, ईयर के एंड की फिगर जो है वो 18.09 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका हम डेफर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू 18.09 है। टैक्स अथॉरिटीज तो इसको पेमेंट के टाइम पर अलाउ करेंगी, इसका मतलब है कि टैक्स बेस जीरो है, तो सेम अमाउंट का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा। 35% के हिसाब से इस पर डेफर टैक्स एसेट बन जाएगा 6.33 का। अब 6.33 का ये इम्पैक्ट हमारे पास आ गया। दूसरा इशू जो है वो हमारे पास जो है वो प्लांट का है। अब प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में पोजीशन ये है कि 210 का प्लांट की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें 16.15 की ये जो प्रोविजन है ये भी ऐड होगी, और फिर उसमें से हम 8 ईयर्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होगी उसको लेस कर देंगे। तो 210 की कॉस्ट, 16.15 की प्रोविजन ऐड होगी, और फिर 1 ईयर की डेप्रिसिएशन ओवर 8 ईयर्स के हिसाब से लेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू 197.9 आ जाती है। अब यही चीज अगर हम टैक्स वालों के हिसाब से देखें तो टैक्स वाले तो प्रोविजन को ऐड नहीं करेंगे, टैक्स वाले तो प्रोविजन को ऐड नहीं करेंगे और वो सिंपली 10% डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे होंगे। तो 210 में से 210 का ही 10% वो डेप्रिसिएशन हमें अलाउ कर देंगे, तो टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से वैल्यू बनती है 189। तो ये अब जो प्लांट है उसकी वैल्यू के ऊपर भी हमारे पास डाटा आ गया कि कैरिंग अमाउंट उसकी बनती है 197.9, टैक्स बेस बनती है 189, जिससे हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा 8.9 का टैक्सेबल, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। 35% के हिसाब से डेफर टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 3.11 की। तो 18.09 का डिडक्टेबल डिफरेंस अराइज हुआ है और 8.9 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अराइज हुआ है। अब ये जो दो इम्पैक्ट हैं ये तो डेफर टैक्स में आ गए। अब करंट टैक्स की तरफ चलते हैं। करंट टैक्स में चलें तो ऑब्वियसली देखें, पहला इशू तो है डीकमीशनिंग कॉस्ट का, कि डीकमीशनिंग कॉस्ट पर जो फाइनेंस कॉस्ट होगी, इंटरेस्ट होगा, उसको टैक्स वाले अलाउ नहीं कर रहे होंगे, तो वो उसको ऐड बैक कर देंगे। अब वो अमाउंट कितनी बनती है ये दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। देखें, एक तरीकेकार तो वही है कि हम ये जो 16.15 है और 18.09 है इन दोनों के डिफरेंस से निकाल लें, या दोबारा 16.15 का 12% सिंपली ले लें, तो दैट वुड बी 1.94, ये ऐड बैक हो जाएगी। फर्दर ये होगा कि जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की है वो टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानेंगी, तो वो भी ऐड बैक हो जाएगी। अब वंस अगेन ये हम ऑलरेडी भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 226.15 डिवाइड बाय 8 ईयर्स। और रादर टैक्स अथॉरिटीज हमें टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगी, और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो 210 का 10% सिंपली, ये भी हमने ऑलरेडी पार्ट
जो बी है उसके अंदर कैलकुलेट किया हुआ है 210 का 10%, दैट वुड बी 21। तो करंट टैक्स के अंदर भी इफेक्ट आ गए, और अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास जो करंट टैक्स के अंदर इफेक्ट हैं, ये भी इनका नेट भी 9.21 बनता है, और जो डेफर टैक्स के अंदर हमने फिगर्स लिए हैं उनका भी अगर आप डिडक्टेबल और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का नेट लें तो वो सेम अमाउंट बनती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। इंफॉर्मेशन नंबर 5, ऑन 1 मई 2021 पीएल एक्वायर्ड 5% इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है 75 मिलियन की। In October 2021, dividend of rupees 8 million was received on this investment. As at 31st December, PL recorded 15 million as gain for change in fair value, which was taken to other comprehensive income. और वो हमने कहाँ रिकॉर्ड किया? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम पे। डिविडेंड 8 मिलियन का मिला है, इसे तो हमने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया होगा। फर्दर, अंडर टैक्स लॉ गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल, यानी गेन ऑन इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगना है, ये तो टेम्परेरी डिफरेंस है। वाइल डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट, अब एग्जेम्प्ट का मतलब है कि ये रिकंसिलेशन में भी आएगा, और क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है तो इसे करंट टैक्स में से भी हमें लेस करना होगा। तो पहले हम ये डिविडेंड वाले मामले को ठीक करते हैं। जब हम करंट टैक्स की तरफ चलेंगे तो यहां हम कहेंगे कि एग्जेम्प्ट डिविडेंड इनकम जो है उसको हमें लेस कर देना चाहिए। अमाउंट बताई हुई है 8 की। सेम अमाउंट पे क्योंकि कोई डेफर टैक्स राइज नहीं होगा तो ये हमें रिकंसिलेशन के अंदर लेकर जानी पड़ेगी। रिकंसिलेशन में इस एग्जाम डिविडेंड इनकम की वजह से 35% का रेट है, तो इनकम अगर एग्जाम्प्ट हो रही है तो हमारा टैक्स कम होगा, इसलिए इसको लेस करेंगे 2.80 से। नेक्स्ट इंपैक्ट जो इसी ट्रांजैक्शन के अंदर है वो ये है कि हमने 15 का गेन रिकॉर्ड किया है, लेकिन ये गेन हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है? ओसीआई में, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। तो हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी है, टैक्स वालों के हिसाब से उसकी वैल्यू में इंक्रीज नहीं आया, तो यहां पर ऑब्वियसली हमें एक डेफर टैक्स जो है वो राइज हो रहा होगा और उसको कंसीडर करना होगा। तो हम इस पर डेफर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 75 की इन्वेस्टमेंट की थी, और 15 के गेन के बाद वो 90 हो गई। टैक्स वालों की नज़र में वो अभी तक 75 की होगी, 15 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा, 35% टैक्स रेट के हिसाब से 5.25 बनता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये एक ऐसी अमाउंट है जो कि ओसीआई से रिलेट करती है। तो जब भी हम एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से ये वाली अमाउंट हम सेपरेट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट ले लिया इसका डेफर टैक्स के अंदर भी, लेकिन और ये भी ध्यान में रख लिया कि ये ओसीआई के अंदर इसका इम्पैक्ट जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चंस, सिक्स्थ पॉइंट, which is as on 31st December 2021 taxable temporary differences on other items amounted to 30 million, जबकि लास्ट ईयर 39 मिलियन के थे। These differences have arisen due to items taken to profit or loss, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस वाले आइटम है तो ये करंट टैक्स को भी अफेक्ट करेंगे। तो करंट टैक्स के अंदर हम पहले इसका इंपैक्ट ले लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अकाउंटिंग के एक्सपेंस हैं जो टैक्स अथॉरिटीज नहीं मान रही होंगी उनकी वजह से हमारा टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो रहा है, यानी 9 का। ये 9 का जो चेंज है इसको ये हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं इतने एक्स्ट्रा इस बार हुए हैं, जिस पे डेफर टैक्स हमारे पास क्या बनेगा? क्वेश्चन में बताया हुआ है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, यानी इनमें फ्यूचर में टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा टैक्स है वो ज़्यादा हो रहा होगा। राइट नाउ जो है वो हमारी इनकम के अंदर इसको हम ऐड बैक
कर देंगे। लास्ट ईयर हमारा 39 के एक्सपेंसेस थे, इस बार 30 के एक्सपेंसेस हैं, तो हमारी जो फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो राइट नाउ हमें करंट ईयर में उसका टैक्स जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा होगा, तो 9 के एक्सपेंसेस करंट ईयर में रिकॉर्ड हो गए होंगे इनमें से। अब ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको करंट टैक्स के अंदर। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? इसका दूसरा इफेक्ट जाना चाहिए डेफर टैक्स में। अच्छा, अब डेफर टैक्स में पहले लास्ट ईयर वाले कवर कर लेते हैं कि जो अदर डिफरेंसेस हैं वो हैं 39 के, उस पर 32% के हिसाब से 12.48 का टैक्स बन जाएगा। करंट ईयर में अमाउंट जो है वो चेंज हो गई है और 30 हो गई है, 35% के हिसाब से। और यहाँ पे वंस अगेन नोट करें कि देखें डेफर टैक्स में भी 39 से 30 हुए हैं, 9 का डिफरेंस आ रहा है। सेम 9 का डिफरेंस आपको करंट टैक्स के अंदर आप ले रहे हैं क्योंकि आइटम प्रॉफिट और लॉस के आइटम है, तो अब ये डेफर टैक्स के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो गए। क्वेश्चन की अब लास्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और उसमें इशू ये है कि जो लास्ट ईयर का टैक्स रेट था वो 32% था और अब वो टैक्स रेट बढ़कर 35% हो गया। तो डेफर टैक्स जो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर के टैक्स के ऊपर चेंज आया होगा जो हमें रिकंसिलेशन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो हम लास्ट ईयर का पहले डेफर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन रहा है 15.68 डेफर टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन इसको अब हमें रिकंसिलेशन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि इसमें जो टैक्स रेट चेंज हुआ है, इंक्रीज इन रेट हुआ है, तो 32% पे 3% बढ़ गया 15.68 की अमाउंट। तो 32 से डिवाइड किया 1% वैल्यू आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई किया 3% जो इंक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि रेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डेफर टैक्स बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे रिकंसिलेशन में अब अमाउंट आती है वो ये बनती है। क्वेश्चन के अंदर अगर हम अब नोटिस करें तो हम वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन को कवर कर चुके हैं, तो अब टाइम है चीज़ों को कंक्लूड करने का। वर्किंग वन की तरफ चलते हैं और वर्किंग वन को देखते हैं। वर्किंग वन का जो हमारा टोटल बनेगा सारा, वो बनता है 74.21। ये हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा और इस पर हम सिंपली 35% लेके करंट टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। $25.97, और ये हम अपने आंसर के अंदर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ है डेफर टैक्स। तो अब डेफर टैक्स की तरफ चलते हैं। हमने ओपनिंग तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास आ रही है 30.38 की। इसमें से ओपनिंग बैलेंस लेस करते हैं जो कि हम यहाँ पर 15.68 का कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको लेस करेंगे तो जो टोटल चार्ज या क्रेडिट बनना चाहिए तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो ये एक्सपेंस होगा यानी चार्ज होगा 14.70 का। इसमें से ये जो 5.25 OCI से रिलेट करता था ये हमने पहले ही मेंशन कर लिया था। इसको अगर निकाल दें तो हमारे पास वो अमाउंट बच जाएगी जो हमें लेकर जानी चाहिए प्रॉफिट और लॉस के अंदर एज एन एक्सपेंस, डेफर टैक्स एक्सपेंस। तो ये 9.45 की अमाउंट हम अपने टैक्सेशन एक्सपेंस के नोट में नोट कर लेंगे। और इस तरह से हमारे टैक्स एक्सपेंस का जो टोटल हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा वो बनता है 35.42। और अगर हम यहाँ पर इसी अमाउंट को लिखें, करंट और डेफर टैक्स का टोटल 35.42 बनता है, तो ये रिकनसाइल होना चाहिए। तो अगर हम 36.75 माइनस 2.80 प्लस 1.47 करते हैं तो ये भी 35.42 बनता है। और ये अमाउंट जब मैच हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो अरिथमेटिकली करेक्ट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।